आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। साथ ही अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जो भी अपडेट्स होंगी वो साझा करेंगे। और सबसे पहले चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो आज सियासी रूप से और मौसमी रूप से देखने को मिल रही हैं? देखिए, आज मध्य प्रदेश में जिस तरह की सर्दी ने ठंड बढ़ाई है, उसी तरह राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी हुई है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है। और डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का ये पहला सत्र है। और आज इस सत्र का तीसरा दिन है और 4 दिवसीय ये सत्र है। और आज देखें तो बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद की, स्पीकर पद की शपथ लेंगे और उन्हें प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव शपथ दिलवाएंगे। इसके अलावा विधानसभा के सत्र में राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा। और राज्यपाल का अभिभाषण पूरी तरह से मोदी सरकार की गारंटियों पे, मोदी सरकार के कामकाज पे ही आधारित रहने की पूरी संभावना है। और राज्यपाल के अभिभाषण पे सबकी नज़र लगी हुई है। और कल जिस तरह से विधानसभा परिसर से, विधानसभा के अंदर से नेहरू की प्रतिमा हटाने को लेकर जो वाद विवाद की स्थिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बनी, वो शाम तक होते होते जारी थी। और कांग्रेस ने नेहरू का चित्र विधानसभा से हटाने पर बड़ी आपत्ति ली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बाबा साहेब का चित्र लगा था, इसके लिए उस चित्र को रिप्लेस किया गया, दूसरी जगह लगाएगा। कल दिन भर सत्र में नेहरू के चित्र को लेकर विधानसभा में राजनीति होती रही। तो आज का जो विधानसभा का सत्र रहेगा, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। और इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण, मंगू भाई पटेल के अभिभाषण पर सबकी नजर रहेगी। और इसके अलावा बात करें राजनीतिक सरगर्मियों की, तो मंत्रिमंडल विस्तार पे लगभग नामों के कयास जो लगाए जा रहे थे, वो उन पे लगभग विराम लग गया है भोपाल में। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री जो है, वो दिल्ली में जाके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मिलके आ चुके हैं। और अब आने वाले समय में कितने मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा, इसका पूरा फैसला दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली संगठन शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। और मध्य प्रदेश के नेताओं की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्या कुछ भूमिका मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, ऐसे में कुछ चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, किसी तरह की भूमिका का जिक्र उनके लिए हो रहा है और मंत्रिमंडल को लेकर कोई चेहरे सामने आए हैं। अनुज जी, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले दौर में 15 से 18 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब ये पूरी तरह से दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय संगठन पर निर्भर है कि वो कितने लोगों को मंत्री बनाता है और मंत्रिमंडल जो बनेगा उसमें कौन कौन मंत्री होंगे। और जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनकी भूमिका भी दिल्ली संगठन ने, दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दी है कि वो अब क्या करेंगे। हालांकि उन्होंने शुरुआत के दौर में कुछ बयानबाजियां इस तरह से की थी जिस पर कि दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय संगठन की पूरी नज़र थी। लेकिन अब उनकी बयानबाजी भी पूरी तरह से थम गई है। और एक तरह से कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम ने पूरी तरह से दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के आगे सरेंडर कर दिया है। अब मध्य प्रदेश में मंत्री कौन बनेगा, मंत्रिमंडल कैसा बनेगा, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कैसे काम करेगी, ये दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय संगठन और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस ही तय करेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखना भी महत्वपूर्ण होगा कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और शिवराज सिंह चौहान की क्या कुछ भूमिका रहेगी, सबकी नजर रहेगी। आगे जो भी अपडेट होगी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो तमाम अपडेट्स राजधानी भोपाल से थी, मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को लेकर थी। और सीधा अब चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मुंबई से, महाराष्ट्र से? ये सब बड़ी खबर तो बहुत ढेर सारी है, लेकिन मैं क्रिकेट जगत की खबर बता दूं। क्रिकेट जगत की खबर जानने के लिए दर्शक परेशान भी रहते हैं अपने स्वदेश के। और क्रिकेट जगत के जिस तरह से आईपीएल 2024 का कल नीलामी हुई, ऑप्शन हुआ, उसमें 230 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 72 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। और उसमें जो सबसे बड़ी जो खबर उभर के आ रही है, जो कल 3 खिलाड़ियों पर बड़ा केंद्रित रहा, मिचेल स्टार्क जो क्या नाम है
सबसे अधिक आजकल आईपीएल के सबसे इतिहास में सबसे महंगे बिके गए, जो 24 करोड़ 75 लाख में बिके, जिसे कलकत्ता नाइट राइडर ने खरीदा। और दूसरा जो पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, जो वर्ल्ड कप जीत के गए थे, उनको भी 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा गया। और क्या नाम, उसको एसआरके हैदराबाद ने खरीदा, सनराइज हैदराबाद ने खरीदा। और जो तीसरी जो बड़ी खबर, जो अपनी देसी खिलाड़ी जिसका कोई नाम भी नहीं था आईपीएल के इतिहास में या क्रिकेट जगत में, समीर रिजवी, जो एक मेरठ का छोटे से शहर से लड़का आता है, उसको 8 करोड़ 40 लाख रुपए खरीद के महेंद्र सिंह धोनी, जो कुल कैप्टन जो कहे जाते हैं, और उन्होंने एक सरप्राइज दे दिया। और समीर रिजवी को जिस तरह से आईपीएल ने खरीदा, रातों रात वो स्टार बन गए। और जिस तरह से और भी जो खबर है, मनीष पांडे और बहुत बड़े खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ, उनके बेस प्राइस पे भी उनको नहीं खरीदा गया। और क्रिकेट जगत में कल जिस तरह से देखा जाए, केकेआर जो जिनके मालिक शाहरुख खान है, उनने कल एक सरप्राइज और दे दी क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी बोली लगा के। और उनकी कल पिक्चर भी आने वाली है, टंकी रिलीज होने वाली है। निश्चित तौर पर देखिए, बॉलीवुड की खबर तो लगातार बनी हुई है, डंकी को लेकर काफी क्रेज दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने आईपीएल के ऑक्शन की जानकारी दी और समीर रिजवी का नाम वाकई में हैरान कर देने वाला है। और जिस तरीके से अब देखना महत्वपूर्ण होगा, जो चेन्नई ने दाव लगाया है, महेंद्र सिंह धोनी ने दाव उन पर कहीं ना कहीं टीम में शामिल किया है, तो ऐसे में क्या कुछ भूमिका उनके आगे रहने वाली है, किस तरीके का खेल वो दिखाएंगे, सबकी नजर रहेगी। सियासी रूप से कोई जानकारी है और मौसमी रूप से, राहुल? जी, मैं आपको बता दें, मुंबई को फिर से डरा देने वाली एक खबर आई है। कोरोना ने दस्तक दे दिया है, ये सब बता दूं। कोरोना के कल 2 डिजिट में पेशेंट मिले, कम से 25 की संख्या हो चुकी है कोरोना के। और जीवन का एक दो पेशेंट मिले हैं कल। हो सकता है कि शायद आने वाले टाइम में मैं भी मास्क लगा के शायद आप खबर कर रहा हूँ स्वदेश पे। निश्चित तौर पर जरूरी भी है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एहतियात बरतना। लेकिन कोई व्यवस्था किस तरीके से की गई है, कोई व्यवस्था नजर आ रही है? क्योंकि अलर्ट मोड पर निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग आ गया है। फिर से स्वास्थ्य विभाग और पूरे बीएमसी और फिर से अलर्ट पे आ गए हैं। और फिर से उनको संदेश दे दिया गया कि कहीं जहां भी और भी आम नागरिकों के लिए भी सर्कुलर निकाल दिया कि अब आप मास्क पहनने की तैयारी कर लीजिए। लेकिन अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन लग रहा है कि 8 से 10 दिन में ये चीज हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, और जो लगातार कोविड अगर बढ़ रहा है तो क्या कुछ उसके लेकर इंतजाम देखने को मिलते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे दिल्ली, जहां हमारे सहयोगी इरशाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरशाद, क्या कुछ बड़ी खबरें आज दिल्ली से, क्योंकि देश की राजधानी, उसके बाद जो सारे सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल सियासी रूप से अपडेट है और मौसम कैसा बना हुआ है, इसकी भी जानकारी दीजिए इरशाद। लगातार आपको बता दूं ऋषभ जी, मौसम पर जो दिल्ली नगर निगम है वो लगातार काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का जो पारा ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है। कहीं पानी की छिड़काव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑड इवन के बारे में भी लग रहा है कि दोबारा ऑड इवन भी जारी हो सकता है। दिल्ली सरकार उस पर एक बड़ा निर्णय ले सकती है, क्योंकि पॉल्यूशन कहीं ना कहीं ऑड इवन के कारण भी नियंत्रित किया जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, मौसम प्रदूषण तो एक बड़ा सवाल दिल्ली के लिए हमेशा रहा है, और लगातार अब इसको लेकर कई बार प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार को भी विपक्ष घेरता आया है। और तमाम बातें, आम आदमी पार्टी का कहना रहा है कि अन्य राज्यों से प्रदूषण यहाँ बढ़ता है, तमाम बड़ी समस्या है। लेकिन उसको लेकर जो भी अपडेट होगी देखना महत्वपूर्ण होगा। सियासी रूप से क्या कुछ मिजाज बना हुआ है कि किस तरह से सियासी पारा गरमा रहा है, क्योंकि संसद की कार्यवाही चल रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। कुछ अपडेट बढ़ी इसको लेकर? संसद की अगर कार्रवाई की हम लोग बात करें, जितने से जो सांसदों की जो संख्या है जो लगातार सस्पेंड की जा रही है, उसको लेकर कल तस्वीरें भी वायरल हुई थी। तस्वीरों में कहीं ना कहीं जो उपराष्ट्रपति का नकल करते हुए पाए गए थे विपक्षी सांसद, और उसमें राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा की मर्यादा पर भी उंगली उठती है, क्योंकि लोकसभा एक लोकतंत्र है। निश्चित तौर पर देखिए, सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। एक आखिरी अपडेट आपसे मैं ये चाहूंगा कि कोविड लगातार बढ़ रहा है इरशाद, तो कोविड को लेकर क्या कुछ इंतजाम दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, और क्या स्थिति है कोविड के केसों को लेकर? कोविड को लेकर जो हॉस्पिटल है और जो दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग हैं, वो भी टाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं
ऐड के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है कि कोरोना कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो वापस आ सकता है और देश में कोरोना ने अपनी रखल दोबारा शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं देश में कुछ बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो कोरोना के कारण देश को फिर घातक कर सकती है। तो इसके लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग भी कार्य में जुटा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को भी वो समझा रहा है कि किस तरह से कोरोना पर हम अपनी पकड़ बना सकते हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम अपडेट्स आपने साझा की, चाहे सियासी रूप से हो, मौसमी पारा हो या फिर ये बीमारी को लेकर जिस तरीके से कोविड को लेकर स्थिति बनी हुई है, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका इरशाद जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे इसी बीच देहरादून, जहां हमारे साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड की हैं, देहरादून से हैं, क्योंकि लगातार सियासी पारा भी गर्मा रहा है। फिलहाल क्या कुछ आज की बड़ी खबरें हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात कोरोना की बात करते हैं, कोरोना जिस तरीके से यह केरल में एक यह पॉजिटिव मरीज पाया गया है, तो जो ये नया कोविड आया है इसका JN की बात करें तो उसको लेके अब यहाँ पर जो है राज्य सरकार अलर्ट मोड पे है। कल देर रात जो यहाँ पर स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है और जितने जिलाधिकारी है सबको अलर्ट मोड पे की बात कि फेफड़ों में जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम कोई मरीज पाया जाता तो उसको बिल्कुल जो है यहाँ तरीके से देखा जाए, तुरंत जो है निर्देशन में उस पर जो है बात बताई जाए, उसको लेके तो जिस तरीके से कोरोना फैला था वो दर्द जो है अब तक जो है यहाँ पे जो आम आदमी हो चाहे सरकार हो वो भूल नहीं पा रही है। उसको लेके इस बार जो है एडवाइजरी जिस तरीके से जारी किया है कि मास्क और सैनिटाइजर का यहाँ पे प्रयोग कीजिए, तो इसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से स्वास्थ्य महकमा जो है अलर्ट मोड पे आ गया है। वही अगर बात करें ऋषभ सियासी की, तो सियासी पारा यहाँ पे लगातार चलता रहा है। 2000 चुनाव सिर पे खड़े हैं, तमाम जो पार्टियां वो सक्रिय नजर आ रही हैं, अपने अपने तरीके से यहाँ पे लोगों की बात कर रहे हैं। उसको लेके आप जिस तरीके से यहाँ पे 25 दिसंबर की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है वो भाजपा सुशासन के रूप में यहाँ पे मनाने जा रही है। और जो नमो ऐप है उसके जरिए पूरे जो विकसित भारत संकल्प इनका है जो प्रोग्राम है उसके जरिए तमाम लोगों से संपर्क करेंगे, उस स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम लोगों के साथ यहाँ पे जो है चर्चा की जाएगी, महानुभावों के साथ यहाँ पे संवाद किए जाएंगे और जो लाभार्थी है उनको यहाँ पे सम्मानित करने के साथ साथ उनसे समीक्षा बैठक की जाएगी। निश्चित तौर पर कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी रही, जिसमें आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको रोजगार देने की एक खबर सामने आई और साथ ही मुख्यमंत्री लगातार ड्रग फ्री उत्तराखंड पर फोकस कर रहे हैं। इसको लेकर किसी तरह की और चर्चा ज्यादा हुई है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए, क्योंकि खास करके यहाँ पर देखा जाए जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं और हर गली मोहल्ले में यहाँ पे जो दुकानें खुली हुई है वहां के जरिए जो है ये नशे का कारोबार फल फूट रहा था। उसको लेकर लगातार जब वो समाज सेवी संस्थाएं हो और सरकार भी अब इस कदम आगे बढ़ा रही है, उन्होंने बाकायदा इसके लिए सम्मेलन भी किया, वहां पे शपथ भी दिलाई थी कि नशा मुक्त किस तरीके से किया जाए और तमाम इसको लेकर पुलिस महकमा भी जो है अलर्ट मोड पे नजर आता है। जो बराबर में जो दुकानें हैं, मेडिकल शॉप है, उन पे लगातार छापेमारी यहाँ पे की जा रही है। और वही आंगनबाड़ी की बात करें, आंगनबाड़ी लगातार यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरने प्रदर्शन करके रही है। रोजगार की बात हो, मानदेय की बात हो, साथ में उनका जो कहना था जिस तरीके से जो है जो नर्सें हैं उनके इक्विवेलेंट यहाँ पे काम करते तो हमारे को भी उनके समान वेतन दिया जाए, उन्हीं की तरीके से हमारे को भी जो है यहाँ पे नियुक्ति की जाए। तमाम चीजों को लेकर अब जिनको रोजगार की बात की है वो एक अपने में जो है देखने वाली बात है। निश्चित तौर पर एक आखिरी सवाल ये अवनीश जी की ठंड को लेकर क्या कुछ पारा दिखाई दे रहा है और जो शीतकालीन छुट्टियां स्कूलों की हैं क्या वो होने जा रही हैं या फिर किसी तरह की इनको लेकर अपडेट आई है या ऐलान कर दिया क्या है? देखिए ऋषभ, यहाँ पे अगर पारे की बात करें, पारा लगातार जो है यहाँ पे जो है नीचे गिर रहा है। ठंड पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी चरम सीमा पे है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और जो शीतलहर कह सकते हैं, शीतलहर का यहाँ पे शुरुआत हो गई है, एहसास शुरू हो गया है। मैं भी जो है यहाँ पे भी ठंड में खड़ा हूँ, हाथ भी मेरे थोड़े वाइब्रेट हो रहे हैं उसको लेके, क्योंकि पर यहाँ पे देखा जाए तो शीतकालीन यहाँ पे बात करें छुट्टियों की तो चाहे वो कोर्ट हो, सरकारी जो है यहाँ पर जो है स्कूल हो, 25 दिसंबर से यहाँ पे छुट्टियां पड़ रही है जो जनवरी तक यहाँ पे 15-16 तक चलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सियासी रूप से खबरें थी और साथ ही तमाम मौसमी खबरें थी जिनका आपने साझा किया। और सीधा आप चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ आज की बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से हैं, जो दर्शकों से आप साझा करेंगे? आज की बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस गोरखपुर पहुंचेंगे और आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा आज वो
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती दौरे पर है। और इस दौरे की बात कर ले तो एक सांसद खेल प्रतियोगिता हो रही है ऋषभ बस्ती में। उस खेल प्रतियोगिता में, सांसद खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में जेपी नड्डा आज गोरखपुर पहुंचेंगे। करीब 11:45 पर गोरखपुर पहुंचेंगे, फिर वहां से वो बस्ती जाएंगे। बस्ती जिले में सांसद खेल प्रतियोगिता हो रही है। और आपको ये बता दूं कि ये काफी बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है, जिसमें तो पहले भी जो है कई बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो चुके हैं। और आज जेपी नड्डा बस्ती पहुंचेंगे। और आपको बता दूं, जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। और उसके बाद इस कार्यक्रम के बाद फिर जेपी नड्डा पहुंचेंगे गोरखपुर। गोरखपुर के एनेक्सी भवन में एक बैठक की जाएगी। अपने क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं जेपी नड्डा, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो दौरा है जेपी नड्डा का, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेश में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जो वोट बैंक जो जहां के हैं, जहां देखा जाए कि जैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बात कर ले तो पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद किया जाता है, काफी बड़ा चेहरा माना जाता है। वहीं जेपी नड्डा भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि अपनी तरफ वोट हैं वो अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश में रहेंगे। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए लगातार अब लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रियता भी साफ तौर पर देखने को भी मिल रही है और रणनीतियां भी अब बनना शुरू हो गई हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो मौसम को लेकर और उसके बाद जो कोविड लगातार देश में चल रहा है उसको लेकर कोई उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कोविड के केसेस शुरू हुए हैं, उसको लेकर कोई व्यवस्थाएं देखने को मिली है। और मौसम किस तरह का, इस पर भी जानकारी दीजिए आदित्य। जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कोविड की बात कर ले तो कोविड अभी राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो कल हमने डीजी हेल्थ से भी बात की तो डीजी हेल्थ ने साफ तौर पे बताया कि अभी किसी प्रकार का कोई अभी सामने नहीं आया है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उत्तर प्रदेश में कुछ मरीज नहीं देखने को मिल रहे, तो उसको लेकर के फिलहाल के लिए तैयारियां पूरी हैं। अगर किसी प्रकार का ऐसा कुछ होता है तो पूरी तैयारियां हैं। और सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया, जो भी जिला अस्पताल है या जो भी है सभी अलर्ट जारी कर दिया और सबको बता दिया गया है कि अपनी पूरी तैयारी में रहें। और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है कोविड से निपटने के लिए। वैसे उत्तर प्रदेश में अभी किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश में अभी किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। और आपको ऋषभ बता दे कोरोना की, तो कोरोना अभी उत्तर प्रदेश में अभी किसी तरीके का कोई भी मरीज नहीं सामने आया है। और बात कर ले मौसम की ऋषभ, तो मौसम अब शीतलहर चलने लगी है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ठंड बढ़ने लगी है। अब लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब काफी ज्यादा निश्चित तौर पर आदित्य, कल की खबरें तो मैं लगातार उत्तर प्रदेश की भी देख रहा था, तो कई खबरें ऐसी भी आई कि कई जगहों पर उत्तराखंड से भी ज्यादा पारा यहाँ नजर आया है। तो ऐसे में वाकई में सर्दी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने लगी है। और तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया आदित्य। और तमाम खबरें उत्तर प्रदेश से थी, जहां सियासी पारा भी गर्म है और लगातार रणनीति बन रही है, लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इससे भी सीधा चलेंगे रायपुर, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें आज रायपुर से हैं और छत्तीसगढ़ की हैं? सियासी घटनाक्रम हो, मौसम का मिजाज हो, क्या कुछ अपडेट आज देखने को मिल रहे हैं? देखिए ऋषभ, आज जो है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। आज जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण की बात जो है इसके जो है राज्य सरकार जो है अनुपूरक बजट पेश करेगी। करीब 10,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट राज्य सरकार करने जा रही है। 3 योजनाओं को लेकर जो है यहाँ अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। चूंकि 3 योजनाएं हैं उनकी राशि जो है उन्हें देना है, तो ऐसे में जो है 10,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट जो है पेश करने जा रहे हैं, जिसमें धान की बोनस है। इसके अलावा बात की जाए तो पीएम आवास योजना है, महतारी वंदन योजना है। इन तीनों योजना के लिए अनुपूरक बजट पेश की जाएगी। क्योंकि जब बीजेपी शासनकाल था तब जो है 2 साल का बोनस बकाया है, उन्हें जो है मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में जो है शामिल किया गया था। तो 25 दिसंबर को 2 साल के बकाया बोनस है उन्हें देने जा रही है, जिसके लिए किसानों के लिए जो है करीब 5,000 करोड़ रुपए का जो है इस पर
राशि लगेगी तो इसमें जो है जो अनुपूरक बजट है उसमें पेश किया जाएगा। वही बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उनके लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि निकाली जाएगी। साथ ही जो मातारी वंदन योजना है उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है लगेगी। तो ऐसे में जो है आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। उसके बाद जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके जो ओएसडी है और निज संयुक्त निज सहायक है और नियुक्ति उनकी जो है नियुक्ति की गई है। राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर सुभाष सिंह राज, उमेश अग्रवाल, रविकांत मिश्रा, इसके अलावा विष्णुदेव साय के नए ओएसडी बनाए गए हैं, जिसमें जो है दीपक अंधारे जो है निज सहायक बनाया गया है। वही कल देर रात जो है इनका आदेश सामान्य शासन विभाग ने जारी कर दिया गया है। साथ ही बात की जाए तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में राज्य सरकार मनाने जा रही है। 5 साल तक भाजपा सरकार की अटल जी की जयंती मनाती रही है, लेकिन अब सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। तो 25 तारीख को 13.28 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी जो है बीजेपी है देने जा रही है। इसके लिए जो अफसर है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि 25 दिसंबर को बकाया बोनस है उनकी देने की घोषणा जिस तरह से की गई थी, तो निश्चित तौर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वही मंत्रिमंडल को लेकर लगातार कयास देखने को मिल रहा है, लगातार देरी देखने को मिल रही। कल भी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। ये बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर से पहले जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें ऋषभ मौसम की, तो मौसम में लगातार जो है जो शीतलहर है वो देखने को मिल रहा है। सुबह जिस तरह से कोहरा छाया रहता है, लोगों को जो आवागमन के लिए जो है अगर हेडलाइट का उपयोग करना पड़ता है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ में जो है 3 डिग्री तक जो है रात का पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर से जो ठिठुरन भरी हवाएं आ रही है उसके चलते जो है अंबिकापुर के न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा है। वही निश्चित तौर पर देखिए मौसमी पारा तो लगातार गिरता जा रहा है। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपसे चाहूंगा कि लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, किसी तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और क्या कुछ इंतजामात देखने को मिल रहे हैं कोविड को लेकर? देखिए साहब, जिस तरह से कोविड के जो सिलसिला है वो फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमने पहली लहर और दूसरी लहर में जो स्थिति देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग काफी सजग हुआ। निश्चित तौर पर लगातार इंतजामात कर लिए गए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया चाहूंगा आपका शशिकांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये तमाम अपडेट्स थी छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और तमाम और भी अन्य प्रदेशों से। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।